हेलो दोस्तों, स्टडी रेंज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग संविधान के जितने भी अनुच्छेद हैं उनको इस वीडियो में बहुत ही आसानी से कवर करेंगे और आप लोगों को ये याद भी हो जाएगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि कोई भी हमारी इम्पोर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 में देखिए क्या है, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना है, ठीक है। अगला देखते हैं अनुच्छेद 3। देख लीजिए अनुच्छेद 3 में है राज्य का निर्माण तथा सीमाओं या नामों में परिवर्तन। परिवर्तन इसमें होगा, यानी राज्य के सीमाओं या नाम में परिवर्तन होगा। चलिए अनुच्छेद 4 को देखते हैं। अनुच्छेद 4 में है पहली अनुसूची व चौथी अनुसूची के संशोधन तथा 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधि है, यानी जो 2 और 3 में विधि बनाई गई है उसको इसमें लागू किया जाता है, ठीक है। अब अनुच्छेद 5 देख लीजिए, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। अनुच्छेद 5 का संबंध है प्रारंभ पर नागरिकता से, ठीक है। 5 से शुरू होता है नागरिकता, ठीक। अगला है अनुच्छेद 6, भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता। जो भारत आते हैं उनको नागरिकता कैसे मिलता है, इससे संबंधित है अनुच्छेद 6। अगला है अनुच्छेद 7, पाकिस्तान जाने वाले नागरिकों को नागरिकता। पाकिस्तान जो जाते हैं उनको नागरिकता के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 7 में, ठीक है, इतना याद रखिएगा। अगला है अनुच्छेद 8, भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों का नागरिकता, ठीक है, भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। अगला है अनुच्छेद 9। अनुच्छेद 9 में देख लीजिए क्या कह रहा है, विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर नागरिकता का ना होना, ठीक है। अगर आप दूसरे देश का नागरिकता लेते हैं तो भारत का नागरिकता नहीं रहेगा। अगला है अनुच्छेद 10, नागरिकता के अधिकार का बना रहना। अनुच्छेद 10 में है कि नागरिकता का अधिकार बना रहता है, ठीक है। अगला है देख लीजिए यहाँ पे अनुच्छेद 11, संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विनियमन, यानी ये नियम करता है अनुच्छेद 11 के तहत, ठीक है। सभी इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है, जिसको मैं बताऊंगा, जिस पे ज़्यादा जोर दूंगा वही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा। ये वाला अनुच्छेद 12 इम्पोर्टेंट है, राज्य की परिभाषा है इसमें, राज्य की परिभाषा, ठीक है। अगला है अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 का संबंध है मूल अधिकारों को असंगत या अल्पीकरण करने वाली विधियाँ, यानी मौलिक अधिकार को असंगत या अल्पीकरण करने वाली विधियाँ इसमें है, ठीक है। अब देखिए अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 बहुत इंपॉर्टेंट है, विधि के समक्ष समानता, यानी कानून के समक्ष सब लोग समान हैं। अगला है अनुच्छेद 16। देख लीजिए लोक नियोजन के अवसर की समता, लोक नियोजन में अवसर की समता, ठीक है, यह है अनुच्छेद 16 से। अगला देखिए अनुच्छेद 17, ये भी आई है। अनुच्छेद 17 का बहुत महत्व है, ठीक है, अस्पृश्यता का अंत, यानी छुआछूत का अंत इस अनुच्छेद 17 में है, ठीक है। अगला है अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 में है उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत किया गया है, यानी आम आदमी कोई उपाधि नहीं ले सकता है, ठीक है। अगला है अनुच्छेद 19, वाक्य की स्वतंत्रता, यानी बोलने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 के तहत आपको बोलने की स्वतंत्रता है, ठीक है। अगला देख लीजिए अनुच्छेद 20, अपराधों के दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, यानी आपको अपराध से बचने का अधिकार है, ठीक है, अगर आप अपराधी नहीं हैं तो, ठीक है। चलिए अगला है अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 का संबंध है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, ठीक है, इसी को निजता का अधिकार बोलते हैं, ठीक है। अगला देखिए अनुच्छेद 21 का क, 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 21 में है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार है, ठीक है। अनुच्छेद 22 देख लीजिए, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण, यानी आपको अधिकार है कि आपको गिरफ्तार हो रहा है तो उसका संरक्षण आप कर सकते हैं, ठीक है। अगला है अनुच्छेद 23, मानव के दुर्व्यापार और
मतलब बाल श्रम है, ठीक है। अगला है अनुच्छेद 24, कारखानों में बालक का नियोजन का प्रतिशत। 24 में बाल श्रम का निषेध किया गया है अनुच्छेद 24 में, ठीक है। अनुच्छेद 25 देख लीजिए, धर्म का आचरण और प्रसार की स्वतंत्रता, ठीक है। धर्म के आचरण और प्रसार की स्वतंत्रता है आपको। अनुच्छेद 26, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, यानी आप धार्मिक कार्य के लिए कुछ भी जुटा सकते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 29 में देखिए, अल्पसंख्यक वर्गों का हित का संरक्षण, ये भी इम्पोर्टेंट है। अल्पसंख्यक जो हैं उनके वर्गों का हित का संरक्षण से संबंधित है, ठीक है। अनुच्छेद 30 देख लीजिए, शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, ठीक है। यही अनुच्छेद 30 से संबंधित है। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन देख लीजिए ये बहुत VVI कर लीजिएगा। अनुच्छेद 32, अधिकारों को परावर्तित करने के लिए उपचार, यानी अनुच्छेद 32 के तहत रीट जारी करता है सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। अनुच्छेद 32 के तहत। अब देखिए अनुच्छेद 36, इसमें परिभाषा है, ठीक है, इसमें परिभाषा। अगला है अनुच्छेद 40, ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 40 में किसका है? ग्राम पंचायतों का गठन, ये पूछा जाता है बहुत बार। अगला है अनुच्छेद 48, कृषि और पशुपालन का संगठन। कृषि और पशुपालन का संगठन है अनुच्छेद 48 से संबंधित, ठीक है। अनुच्छेद 48 के क, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्यावरण, वन्य एवं वन्य जीवों की रक्षा करना आपका कर्तव्य है, ठीक है। अनुच्छेद 49, राष्ट्रीय स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण, ये अनुच्छेद 49 से संबंधित है। अगला है अनुच्छेद 50, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, ठीक है। कार्यपालिका से न्यायपालिका अलग है, ये अनुच्छेद 50 में वर्णित है, ठीक है। अनुच्छेद 50। अब देख लिया अनुच्छेद 51, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बारे में वर्णन है, ठीक है। अनुच्छेद 51 के क देख लीजिए, मूल कर्तव्य यानी मौलिक कर्तव्य देख लीजिए। अब अनुच्छेद 52 में भारत का राष्ट्रपति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत का एक राष्ट्रपति होंगे, अनुच्छेद 52 में कहा गया। अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, ठीक है, अनुच्छेद 53 में कहा गया है। अब देख लीजिए अनुच्छेद 54, राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 54 संबंधित है राष्ट्रपति का निर्वाचन से। अगला है अनुच्छेद 55, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया यानी रीति, ठीक है। अगला है अनुच्छेद 56, राष्ट्रपति की पदावधि, उनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, अनुच्छेद 56 में कहा गया। अनुच्छेद 57 देख लीजिए, पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, यानी पुनः चुने जाने के लिए वो पात्र है कि नहीं, ये किस में कहा गया, अनुच्छेद 57 में, ठीक है। अगला है अनुच्छेद 58 देख लीजिए, अनुच्छेद 58 कह रहा है राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएँ। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए अर्हताएँ मतलब उनकी क्या क्या उनके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए, ये है, ठीक है। अनुच्छेद 59 देख लीजिए, राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें, ये शर्त है यानी राष्ट्रपति बनने के लिए कौन कौन सी शर्तें होनी चाहिए। चलिए अनुच्छेद 60 देख लीजिए, राष्ट्रपति का शपथ, राष्ट्रपति की शपथ। अगला देख लीजिए, अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। अनुच्छेद 61, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगता है, तो अनुच्छेद 61 के तहत, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है अनुच्छेद 62, राष्ट्रपति पद पर व्यक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का समय और रीतियाँ, ठीक है। राष्ट्रपति पद खाली हो तो उसको भरने की रीति दिया गया है। अनुच्छेद 63 देख लीजिए, भारत का उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 63 किससे संबंधित है, भारत के उपराष्ट्रपति से, ठीक है। अनुच्छेद 64 देख लीजिए, उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना, ठीक है। राज्यसभा का पदेन सभापति होना, ये किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो अनुच्छेद 64 में, याद रखिएगा। अनुच्छेद 66 देख लीजिए, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन दिया है, अनुच्छेद किसमें, 66 में, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, ठीक है। अगला है अनुच्छेद 67, उपराष्ट्रपति की पद अवधि यानी टाइम पीरियड दिया है, कार्यकाल, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए अनुच्छेद 68, अनुच्छेद 68, उपराष्ट्रपति के पद की रिक्त पद भरने के लिए निर्वाचन,
यानी जब खाली रहता है उस समय जो निर्वाचन होता है अनुच्छेद 68 से संबंधित है। अनुच्छेद 69 देख लीजिए, उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ, यानी उपराष्ट्रपति अपना शपथ किसको देंगे, ये किस में वर्णित है, तो 69 में, ठीक है। अनुच्छेद 70 देख लीजिए, अन्य आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन, अन्य आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन, ये अनुच्छेद 70 में वर्णित है, ठीक है। अब देख लीजिए अनुच्छेद 71, अनुच्छेद 71 राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विषय, ठीक है, दोनों से संबंधित विषय 71 में है। अब देख लीजिए अनुच्छेद 72, ये भी बहुत बार पूछा गया है, क्षमादान की शक्ति है, 72, अनुच्छेद 72 में क्षमादान, ठीक है। अगला देखिए अनुच्छेद 73 संघ की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए क्या होता है, एक मंत्रिपरिषद, ये अनुच्छेद 74 में वर्णित है, ठीक है। अगला है अनुच्छेद 75, देख लीजिए मंत्रियों के बारे में उपबंध, मंत्रियों के बारे में उपबंध है अनुच्छेद 75 में, ठीक है। अगला है अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 76 में भारत का महान न्यायवादी, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसको VVI कर लीजिएगा। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महान न्यायवादी, अनुच्छेद 76 संबंधित है। अनुच्छेद 77 देख लीजिए, भारत सरकार के कार्यों का संचालन, भारत सरकार के कार्यों का संचालन का वर्णन अनुच्छेद 77 में किया गया है। अगला देखिए अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को जानकारी देने के प्रधानमंत्री के कर्तव्य, यानी राष्ट्रपति की कोई भी जानकारी देना प्रधानमंत्री का कर्तव्य होता है, यह अनुच्छेद 78 में वर्णित है, ठीक है। अनुच्छेद 79 देख लीजिए संसद का गठन, 79 याद रखिएगा संसद का गठन, 80 यानी अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना, और अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना, ये तीनों लाइन से याद रखने में कोई दिक्कत नहीं होता है, ये बहुत बार पूछा गया है। अनुच्छेद 79 में संसद का गठन, 80 में राज्यसभा की संरचना, 81 में लोकसभा की संरचना, याद रखिएगा। अनुच्छेद 83 देख लीजिए संसद के सदनों की अवधि, यानी संसद के सदनों की अवधि कितना है, ये किस में बताया गया है, अनुच्छेद 83 में, ठीक है। अनुच्छेद 84 देख लीजिए संसद के सदस्यों के लिए आहारताएँ, यानी आहारताएँ क्या होनी चाहिए संसद के सदस्यों के लिए, उनके बारे में बताया गया। चलिए यहाँ अगला देखते हैं अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 85 संसद का सत्रवासन और विघटन, यानी 85 बैठक और विघटन का वर्णन है, ठीक है। अनुच्छेद 87 देख लीजिए, अनुच्छेद 87 राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, अनुच्छेद 87 में वर्णित है विशेष अभिभाषण, ठीक है, किसका, राष्ट्रपति का। अगला देखिए अनुच्छेद 88 सदनों के बारे में मंत्रियों और महान न्यायवादी अधिकार, ठीक है, यानी 88 में बोला गया है कि महान न्यायवादी सदनों में भाग ले सकते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 89 देख लीजिए राज्यसभा का सभापति और उपसभापति, राज्यसभा का सभापति और उपसभापति के बारे में अनुच्छेद 89 में बोला गया है, ठीक है। अनुच्छेद 90 देख लीजिए उपसभापति का पद रिक्त होना या पद हटाया जाना, ठीक है, अनुच्छेद 90 में बोला गया है। अगला देख लीजिए यहाँ पे अनुच्छेद 91, अनुच्छेद 91 में सभापति के कर्तव्यों का पालन और शक्ति, जो सभापति के कर्तव्य क्या होता है और उनकी शक्ति क्या होता है उनके बारे में अनुच्छेद 91 में बताया गया, ठीक है, याद रखिएगा। अगला देख लीजिए अनुच्छेद 92 देख लीजिए सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उनका पीठासीन न होना, ठीक है। अगला है अनुच्छेद 93 लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में है। अगला देखिए अनुच्छेद 94 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, ठीक है। अगला है अनुच्छेद 95, अनुच्छेद 95 में कहा गया है अध्यक्ष के कर्तव्य एवं शक्तियाँ, अध्यक्ष के कर्तव्य और शक्तियाँ के बारे में बताया गया है। अगला है अनुच्छेद 96 देख लीजिए अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प हो तब उसका
पीठासीन न होना, ठीक है, यानी जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने के बाद चल रहा है तब वो उस पे अध्यक्ष के पद पे नहीं बने रहते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 97 देख लीजिए, सभापति, उपसभापति तथा अध्यक्ष उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते, ये जितने भी है उनका वर्णन किसमें है, 97 में। अनुच्छेद 98 देख लीजिए, संसद का सचिवालय, संसद का सचिवालय का वर्णन 98 में है। अनुच्छेद 99 देख लीजिए, सदस्य द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, ठीक है। अगला देख लीजिए अनुच्छेद 100, संसाधनों में मतदान रिक्तियां के होते हुए भी संसद के कार्यों करने की शक्तियां और गणापूर्ति, ठीक है, याद रखिएगा। अगला देख लीजिए, ये सभी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जितना जो इम्पोर्टेंट होगा उस पर मैं बल दूंगा, ठीक है, यानी उसको बताऊंगा। अनुच्छेद 108 ये बहुत इम्पोर्टेंट है, कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ठीक है, संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, तो राष्ट्रपति, याद रखिएगा, ये भी पूछता है। अधिवेशन कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष। अनुच्छेद 110 देख लीजिए, धन विधेयक की परिभाषा, अनुच्छेद 110 में मनी बिल है, ठीक है, याद रखिएगा, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अनुच्छेद 111 विधेयकों पर अनुमति, ठीक है, अनुच्छेद 111 में है विधेयकों पर अनुमति। अगला है अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक है, वार्षिक वित्तीय विवरण अनुच्छेद 112 में बताया गया है। अनुच्छेद 118 देख लीजिए, प्रक्रिया के नियम, प्रक्रिया का नियम, ठीक है। अनुच्छेद अगला देखिए, अनुच्छेद 120 संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा, ठीक है, संसद में कौन सी भाषा प्रयोग होगा उसके बारे में अनुच्छेद 120 में बताया गया है। अनुच्छेद 123 देख लीजिए, संसद विश्रांति काल में राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति, बस इतना याद रखना है कि अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। अगला है अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, 1-2 का 4 सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। अगला है अनुच्छेद 125 न्यायाधीशों का वेतन, अनुच्छेद 125 में न्यायाधीशों का जो वेतन है उसके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 126 देख लीजिए, कार्य मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति, ठीक है, मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति के बारे में 126 में बताया गया है। अनुच्छेद 127 तदर्थ न्यायमूर्ति की नियुक्ति, तदर्थ न्यायमूर्तियों की नियुक्ति, ठीक है, अनुच्छेद 127 में बताया गया है। अगला है अनुच्छेद 128 सेवानिवृत्ति न्यायाधीशों की उपस्थिति, जो रिटायर्ड हो चुके हैं उनकी उपस्थिति 128 में बताया गया है। चलिए अगला देखते हैं, अनुच्छेद 129 उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, अभिलेख न्यायालय किसके अंतर्गत है, तो अनुच्छेद 129 के तहत उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, ठीक है। अनुच्छेद 130 देख लीजिए, उच्चतम न्यायालय का स्थान, उच्चतम न्यायालय का स्थान क्या है इसके बारे में अनुच्छेद 130 में बताया गया है। अगला है अनुच्छेद 131 उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता, यानी सबसे ज़्यादा अधिकार किसके पास है, तो उच्चतम न्यायालय के पास, ठीक है, यह अनुच्छेद 131 में बताया गया है। अगला है अनुच्छेद 137 निर्णय एवं आदेशों का पुनर्अवलोकन, निर्णय एवं आदेशों का पुनर्अवलोकन फिर से मतलब देखा जाना किस में बताया गया है, 137 में। अनुच्छेद 143 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति राष्ट्रपति की शक्ति, ठीक है। अगला है अनुच्छेद 144 सिविल एवं न्यायिक पदाधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता, ठीक है, उच्चतम न्यायालय की सहायता इसमें बताया गया। अगला है अनुच्छेद 148 भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक 148 में वर्णित है। अगला है अनुच्छेद 149 नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य शक्तियाँ, ठीक है, ये अनुच्छेद 149 में वर्णित है। अगला है अनुच्छेद 150 संघ के राज्यों के लेखन का प्रारूप, संघ के राज्यों का लेखन का प्रारूप, ठीक है। अगला है देख लीजिए, अगला अनुच्छेद है 153 राज्यों के राज्यपाल, ठीक है, राज्यों के राज्यपाल अनुच्छेद 153 में वर्णित है।
अगला है अनुच्छेद 154, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो राज्यपाल में। ठीक है। अगला है अनुच्छेद 155, राज्यपाल की नियुक्तियां। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित 155 से संबंधित है। अनुच्छेद 156 देख लीजिए। अनुच्छेद 156 में है राज्यपाल की पदावधि यानी टाइम पीरियड, उनका कार्यकाल कितने समय का होता है, वो अनुच्छेद 156 में बताया गया है। चलिए अगला देखते हैं अनुच्छेद 157, राज्यपाल नियुक्त होने की अर्हताएँ, यानी उनके क्या क्या अर्हताएँ होती है उनका वर्णन 157 में किया गया है। अगला देखते हैं अनुच्छेद 158, राज्यपाल के पद के लिए शर्तें। ठीक है, राज्यपाल के पद के लिए क्या क्या शर्तें होती है उनका वर्णन 158 में किया गया है। अगला है अनुच्छेद 159, राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान यानी शपथ लेना। ठीक है, उनका वर्णन 159 में किया गया है। अगला है अनुच्छेद 163, राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। ठीक है, जैसे होता था राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए केंद्र में होता था मंत्रिपरिषद, वैसे ही राज्य में राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होता है। अनुच्छेद 164 देख लीजिए, मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध बताया गया है। अनुच्छेद 165 देख लीजिए, राज्य का महाअधिवक्ता, राज्य का महाअधिवक्ता के बारे में बताया गया है। ठीक है, अगला है अनुच्छेद 166, राज्य सरकार का संचालन, राज्य सरकार का संचालन कैसे होगा, अनुच्छेद 166 में बताया गया है। अगला है अनुच्छेद 167, राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य। ठीक है, अनुच्छेद 168, राज्य के विधानमंडल का गठन, 168 में राज्य के विधानमंडल का गठन है। ठीक है, अगला है अनुच्छेद 170, विधानसभाओं की संरचना, विधानसभाओं की संरचना अनुच्छेद 170 में है। अनुच्छेद 171 देख लीजिए, विधान परिषद की संरचना, विधान परिषद की संरचना। ठीक है, अगला है अनुच्छेद 176, राज्यपाल का विशेष अभिभाषण, राज्यपाल का विशेष अभिभाषण 176 में है। अगला है अनुच्छेद 177, सदनों के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार। ठीक है, ये याद रखिएगा, 177 में महाधिवक्ता का अधिकार है सदनों के बारे में। ठीक है, अनुच्छेद 178 देख लीजिए, विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का वर्णन 178 में है। 179 देख लीजिए, अनुच्छेद 179, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होने पर पद से हटाया जाना, रिक्त होने पर या पद से हटाया जाना। ठीक है, अनुच्छेद 180 देख लीजिए, अनुच्छेद 180, अध्यक्ष के पदों के कार्य व शक्तियाँ, अध्यक्ष के पद का कार्य क्या होता है और शक्ति क्या होती है, अनुच्छेद 180 में वर्णित है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है अनुच्छेद 181, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प पारित होने पर उसका पीठासीन न होना। ठीक है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 182, विधान परिषद का सभापति और उपसभापति, अनुच्छेद 182 में है विधान परिषद का सभापति और उपसभापति। ठीक है, अगला है अनुच्छेद 183, सभापति और उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग या पद से हटाया जाना। ठीक है, अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 184, सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन व शक्ति। ठीक है, अगला है अनुच्छेद 185, अनुच्छेद 185 में है सभापति उपसभापति को पद से हटाए जाने का संकल्प विचाराधीन होने पर उसका पीठासीन न होना। ठीक है, अगला है देख लीजिए अनुच्छेद 186, अनुच्छेद 186 बोल रहा है अध्यक्ष उपाध्यक्ष सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते। ठीक है, वेतन और भत्ते के बारे में अध्यक्ष उपाध्यक्ष और सभापति के वेतन और भत्ते के बारे में 186 में बताया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 187 देख लीजिए, राज्य के विधान मंडल का सचिवालय, राज्य के विधान मंडल का सचिवालय। ठीक है,
अगला देखिए अनुच्छेद 188 सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है अनुच्छेद 189 सदनों में मत रिक्तियां होते हुए भी साधनों का कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है अनुच्छेद 199 धन विदेश की परिभाषा, यानी धन विधेयक की परिभाषा है, इसमें विदेश लिख दिया गया है। अगला है अनुच्छेद 200। अनुच्छेद 200 बोल रहा है विधायकों पर अनुमति, विधायकों पर अनुमति। अगला है अनुच्छेद 202 वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 202 में वार्षिक वित्तीय विवरण दिया गया है। अनुच्छेद 213 विधानमंडल में अध्यादेश सत्यापित करने के राज्यपाल की शक्ति, ठीक है। अगला है अनुच्छेद 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय, ठीक है, 2114 214 में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 215 देख लीजिए उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना। उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय किसके अंतर्गत है? 215 के अंतर्गत, ठीक है। अगला है अनुच्छेद 216 उच्च न्यायालय का गठन। गठन के बारे में किस में बताया गया? 216 में। अनुच्छेद 217 देख लीजिए उच्च न्यायालय न्यायाधीश की नियुक्ति पद्धति शर्तें, यानी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और शर्त क्या होता है उसके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 221 देख लीजिए न्यायाधीशों का वेतन। न्यायाधीशों जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनका वेतन कितना है? 221 में बताया गया है। अनुच्छेद 222 देख लीजिए एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में न्यायाधीशों का अंतरण यानी ट्रांसफ़र, ठीक है। अनुच्छेद 223 कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति, ठीक है। कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति के बारे में किस में बताया गया है? 223 में। अनुच्छेद 224 देख लीजिए अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति जो उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति होता है वो 224 के अंतर्गत होता है। अगला देख लीजिए अनुच्छेद 226 कुछ रीट निकालने के लिए उच्च न्यायालय की शक्ति, ठीक है। अनुच्छेद 226 के तहत रीट जारी करता है उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय 32 के अंतर्गत जारी करता है, ठीक है। अनुच्छेद 231 का देख लीजिए 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना, ठीक है। अनुच्छेद 231 में ये कहा गया है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना किया जा सकता है, ठीक है। अनुच्छेद 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, ठीक है। अनुच्छेद 241 देख लीजिए संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय, ठीक है। 241 में यानी यूनियन टेरेटरी के उच्च न्यायालय के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 243 देख लीजिए पंचायत नगर पालिकाएँ एवं सहकारी समितियाँ, ठीक है, याद रखिएगा 243 में पंचायत नगर पालिकाएँ और सहकारी समितियाँ हैं। अनुच्छेद 244 में देख लीजिए अनुसूचित क्षेत्र व जनजाति क्षेत्र का प्रशासन, ठीक है। 244 में अनुसूचित क्षेत्र व जनजाति क्षेत्र का प्रशासन के बारे में बताया गया है। अगला है अनुच्छेद 252 2 या अधिक राज्यों के लिए सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति, ठीक है। इसके बारे में बताया गया है अनुच्छेद 252 में, याद रखिएगा। अगला देखते हैं अनुच्छेद 254 संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्यों के विधानमंडल द्वारा बनाए गए विधियों के असंगति, ठीक है। अगला है अनुच्छेद 256 राज्यों और संघ की बाध्यता। राज्यों और संघ की बाध्यता किसमें है? अनुच्छेद 256 में। अनुच्छेद 257 देख लीजिए कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण, ठीक है, संघ का नियंत्रण। अगला है अनुच्छेद 262 अनुच्छेद 262 के अंतर्गत क्या है? अंतर्राज्यिक नदियों या नदी दोनों के जल संबंधी विवाद, यानी नदी जल संबंधी विवाद किसके में वर्णित है? तो 262 में, याद रखना है। अगला है अनुच्छेद 263 अंतर्राज्यीय विकास परिषद का गठन। 263 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय
विकास परिषद का गठन होता है। ठीक है। अनुच्छेद 266 के अंतर्गत संचित निधि का वर्णन किस में है? अनुच्छेद 266 में, याद रखिएगा, अनुच्छेद 266 में। अनुच्छेद 267 में देख लीजिए आकस्मिक निधि। ठीक है, आकस्मिक निधि। अनुच्छेद 269 देख लीजिए, संघ द्वारा उद्धारित और संग्रहित किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर। ठीक है। अगला है अनुच्छेद 270, संघ द्वारा इकट्ठा किए गए कर संघ और राज्यों के बीच वितरित किए जाने वाले कर। ठीक है। अगला है अनुच्छेद 280, वित्त आयोग। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वित्त आयोग। ठीक है, वित्त आयोग। अगला है अनुच्छेद 281, वित्त आयोग की सिफारिशें। वित्त आयोग 280 में है और 281 में वित्त आयोग की सिफारिशें हैं। अनुच्छेद 292 भारत सरकार द्वारा उधार लेना, जो भारत सरकार कर्ज लेती है उसका वर्णन है 292 में। अनुच्छेद 293 देख लीजिए, राज्य द्वारा उधार लेना, यानी राज्य सरकार जो कर लेती है उसका वर्णन है 293 में। ठीक है। 292 में याद रखिएगा भारत सरकार और 293 में राज्य सरकार। ठीक है ना। ये अनुच्छेद 300 का क संपत्ति का अधिकार, ये संपत्ति का अधिकार है। ठीक है। अगला है अनुच्छेद 301 व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। ठीक है, देख लीजिए। अगला है अनुच्छेद 309, राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तें। ठीक है। अगला है अनुच्छेद 310, संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि। ठीक है, ये जो राज्य की सेवा करते हैं उनका टाइम पीरियड के बारे में बताया गया है। अगला है अनुच्छेद 313, संक्रमणकालीन उपबंध। ठीक है, संक्रमणकालीन उपबंध। अगला है अनुच्छेद 315, संघ राज्य के लिए लोक सेवा आयोग। ठीक है। अगला है अनुच्छेद 316, सदस्यों की नियुक्ति एवं पदावधि। ठीक है, संघ राज्य के लिए लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति एवं पदावधि के बारे में 316 में बताया गया है। अगला है अनुच्छेद 317, लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जाना या निलंबित किया जाना। ठीक है, लोक सेवा आयोग के किसी भी सदस्य को हटाया जाता है वो अनुच्छेद 317 में वर्णित है। अनुच्छेद 320, लोक सेवा आयोग के कृत्य। ठीक है। अगला है अनुच्छेद 323 का क, इसमें प्रशासनिक अधिकरण के बारे में वर्णन है। ठीक है। अगला है अनुच्छेद 323 का ख, अन्य विषयों के लिए अधिकरण। याद रखिएगा। अगला है अनुच्छेद 324, निर्वाचन के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है अनुच्छेद 329, निर्वाचन संबंधित मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप। ठीक है। अगला है अनुच्छेद 330, लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए स्थान का आरक्षण। ठीक है, 330 में लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण से संबंधित है। अगला है अनुच्छेद 331, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। ठीक है। अगला है अनुच्छेद 332, राज्य के विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण, ये राज्यसभा में है। लोकसभा में कब 330 में है और 332 में राज्यसभा में है। ठीक है, याद रखना है। अगला है अनुच्छेद 343, संघ की परिभाषा। ठीक है, अनुच्छेद 343 में संघ की परिभाषा है। अगला देखते हैं अनुच्छेद 344, राज्य के संबंध में आयोग और संसद की समिति। अगला है, देख लीजिए यहाँ पे अनुच्छेद 350 के क, अनुच्छेद 350 के क, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं। अनुच्छेद 350 के क में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना है। ठीक है ना। अनुच्छेद 351 देख लीजिए यहाँ पे, हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देशन, यानी हिंदी भाषा के लिए विकास के लिए निर्देश दिया गया है 351 में।
ठीक है। अनुच्छेद 352 देख लीजिए, आपातकाल की उद्घोषणा का प्रभाव, ठीक है, अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 356 में देख लीजिए, राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध 356, ठीक है, इसमें भी आपातकाल की घोषणा होता है। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल के बारे में उपबंध। ये अगला देखते हैं, अगला है अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 का संबंध है संविधान का संशोधन करने वाली संसद की शक्ति और उसकी प्रक्रिया, ठीक है, बस याद रखना है संविधान संशोधन की प्रक्रिया 368 से संबंधित है। अगला है अनुच्छेद 377, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में उपबंध दिया गया है 377 में। अनुच्छेद 378 में देख लीजिए, लोक सेवा आयोग के बारे में, लोक सेवा आयोग के बारे में, ठीक है ना। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और सभी ग्रुपों में शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।